एक चीज़ होती है आपकी जेनेटिक्स। एशियंस की स्किन डिफरेंट है, कोरियंस की डिफरेंट है, जापानीज़ की डिफरेंट है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने एक स्किन केयर स्टार्ट की है, आफ्टर 1 मंथ हमारी स्किन बिल्कुल बदल जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। कोरियंस की भी जो हम टीवी पर चीज़ें देख रहे होते हैं, दे डेफिनेटली हैव सम फिल्टर्स और वो चीज़ें। तो सबसे पहले तो हमें उस फिल्टर की दुनिया से बाहर आना है। अब ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हमें स्किन केयर 30-35 के बाद स्टार्ट करनी है। हम लोगों का एक ये मसला है कि हम लोग कुछ भी यूज़ कर लेते हैं जो हमें पसंद आता है या जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। स्किन केयर जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से स्टार्ट हो जाती अच्छा है। रियली? ये बेबी स्किन नहीं होती तब बच्चे की? बेशक बेबी स्किन होती है पर उसको प्रोटेक्ट तो करना है ना। लाइक मॉइस्चराइज करना, सनस्क्रीन लगाना, ये सारी चीज़। पेशेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि व्हेन यू आर 23 और 24 आप अपनी एंटी एजिंग स्टार्ट कर दें। अगर आपकी स्किन ड्राई है ऑलरेडी और आप उसके ऊपर ऑयली स्किन वाली जो ऑयली स्किन को प्रोडक्ट्स देनी है वो यूज करेंगे तो आपकी स्किन को और ड्राई आउट कर देंगे। रेटिनॉल क्या चीज़ है और ये कितना बूढ़ा होने से बचाती है आपकी स्किन? रेटिनॉल्स जो होते हैं वो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं जिससे आपकी स्किन पे रिंकल्स मिनिमाइज होते हैं। इफ यू वांट अ कोरियन स्किन आप या आपको एंटी एजिंग करनी है तो दोनों में आपकी डाइट मैटर करती है, आपका स्लीप पैटर्न मैटर करता है। जरताशा काशिफ, ताशु जो चाइल्ड स्टार है, माशाल्लाह आपकी बेटी इतनी प्यारी है, उसकी स्किन इतनी खूबसूरत है, बाल इतने खूबसूरत हेल्दी हैं। तो कोई आप हेल्दी रूटीन थी आपकी, क्या ऐसी चीज़ थी? मदर हेल्दी डाइट लेगी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट उसका बेबी पे आता है। मदर्स आती हैं पूछती हैं कि अच्छा डॉक्टर साहिबा अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे बताएं मैं ऐसा क्या खाऊं मेरा बच्चा बहुत गोरा पैदा हो या उसकी आइस कलर्ड हो या उसके बाल कलर्ड हो। तो ये चीज़ तो जीन्स में होती है। अच्छा। इसको आप डिटरमिन नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग जो आपकी आई कलर को चेंज कर देगा या आपके बालों के कलर को अच्छा, ऐसा change नहीं कर- होता। ऐसा नहीं होता। सॉरी टू से लेकिन ऐसे ही मदर्स को मैं ये कहूँगी कि समटाइम्स वो पढ़ी लिखी जाहिलों वाले काम करती हैं। बच्चे का कॉम्प्लेक्शन ज़रा ख़राब हुआ वो उसको क्रीम्स लगाने शुरू कर देंगे, पूरा फेस एक्नी से भर गया और इतनी स्वेर एक्नी कि वो कुछ टच भी करता था तो ब्लीड करना शुरू हो जाती थी। और फिर मुझे 9 मंथ्स लगे उनकी सिर्फ एक्नी को ट्रीट करने में। हर होम रेमेडी हर किसी के लिए नहीं होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने घर में प्लांट लगाया होता है, उससे डायरेक्ट एलोवेरा निकालते हैं, उसे फेस पे लगा लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आप डायरेक्टली एलोवेरा को नहीं लगा सकते। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी योर होस्ट समीरा लतीफ़ एंड you're watching डिस्कवर पाकिस्तान। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सदफ़ इब्रार साहिबा ने। वेलकम डॉक्टर सदफ़, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टोटली फाइन। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि आजकल कोरियन ग्लास स्किन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ है, लेकिन लोगों को ना बहुत डर लगता है प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए, कहीं फेक ना निकल आए, कहीं आपके स्किन का बेड़ा गर्क ही ना हो जाए। तो बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट कोई सेफ़ तरीका आप बता दें जिससे हमारी स्किन कोरियन ग्लास स्किन हो जाए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जो क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे माइंड में ये होता है कि हम जो कुछ देख रहे हैं वो रियल है, पर एक चीज़ होती है आपकी जेनेटिक्स। हर नेशन में कुछ जेनेटिक्स होती हैं। एशियंस की स्किन डिफरेंट है, कोरियंस की डिफरेंट है, जापानीज़ की डिफरेंट है। तो जो जेनेटिक्स है वो हम उनसे अडॉप्ट नहीं कर सकते। हमारी स्किन में जो फ्लॉज नेचुरली अल्लाह ताला ने एशियंस में रखे हैं कुछ थोड़े बहुत वो रहने हैं। लेकिन इवन कोरियंस की भी जो हम टीवी पर चीज़ें देख रहे होते हैं, दे डेफिनेटली हैव सम फिल्टर्स और वो चीज़ें। तो सबसे पहले तो हमें उस फिल्टर की दुनिया से बाहर आना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी स्किन में कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट पोर्स, हम लोग कहते हैं हमारे पोर्स बंद नहीं होते। तो नेचुरली सबकी स्किन में पोर्स होते हैं और पोर्स कभी बंद नहीं होते, कभी बंद नहीं कभी होते? बंद नहीं होते। Okay. पोर्स या मिनिमाइज होते हैं या वाइड ओपन हो कुछ लोग जाते हैं। कहते हैं बिल्कुल बंद हो जाए, हमारे स्किन का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ऐसा plain हो जाए। पॉसिबल नहीं है। हम सबकी स्किन में पोर्स होते हैं और बेसिकली वो आपकी स्किन को ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर करने के लिए होते हैं। प्लस हमारी स्किन से जो वाटर लॉस होना है, मतलब हम समझ लें कि हमारी स्किन ने सांस लेनी है उन पोर्स के थ्रू। अच्छा, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर होना चाहिए कि जो कैमरा पे नज़र आ रहा होता है वो एक्चुअल से डिफरेंट होता है। येस, वी कैन हैव अ वेरी गुड क्लियर ग्लास स्किन अगर हम लोग एक प्रॉपर स्किन केयर को फॉलो करें, लेकिन अगेन कीपिंग इन माइंड कि ये चंद दिनों में नहीं होता। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने एक स्किन केयर स्टार्ट की है, आफ्टर 1 मंथ हमारी स्किन बिल्कुल बदल जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। possible. आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए और बहुत टाइमली ये स्किन केयर स्टार्ट करनी पड़ती है। अब ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हमें स्किन केयर 30-35 के बाद स्टार्ट करनी है।
स्किन केयर जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से स्टार्ट हो जाती अच्छा है। रियली? Yes. बेबी स्किन नहीं होती तब बच्चे की? बेशक बेबी स्किन होती है पर उसको प्रोटेक्ट तो करना है ना। लाइक मॉइस्चराइज करना, सनस्क्रीन लगाना, ये सारी Yes, चीजें। आपने उसको भी स्किन केयर देनी है। अब आपने क्या देनी है, आपने उसको मॉइस्चराइज करना है, आपने उसको सनलाइट से बचाना है। ये उसकी स्किन केयर है बेसिकली। आप उसको क्या सोप यूज़ करवा रहे हैं, आप उसकी स्किन के लिए कौन सा बॉडी वॉश या शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से आपकी बेसिक स्किन केयर स्टार्ट हो जाती है। हो जाती है। और फिर विद एज उसके अंदर स्टेप्स ऐड होते चले जाते हैं। तो इफ़ यू वांट अ गुड स्किन, अ ग्लास स्किन या कोरियन स्किन जो भी आप उसको कह लें, तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी स्किन केयर फॉलो करनी पड़ती है। और अच्छी स्किन केयर के साथ वो स्किन केयर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप होनी चाहिए। हम लोगों का एक ये मसला है कि हम लोग कुछ भी यूज़ कर लेते हैं जो हमें पसंद आता है या जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अपनी स्किन इसलिए बर्बाद करके आ जाते हैं कि ऑयली स्किन थी, प्रोडक्ट्स ड्राई स्किन की यूज़ की, या ड्राई स्किन थी, प्रोडक्ट्स ऑयली स्किन की यूज़। तो रिएक्शन कर जाता है ना आपकी स्किन पे डेफिनेटली। रिएक्शन एक डिफरेंट चीज़ है। देखिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है ऑलरेडी और आप उसके ऊपर ऑयली स्किन वाली, जो ऑयली स्किन को प्रोडक्ट्स देनी है वो यूज़ करेंगे, तो आपकी स्किन को और ड्राई आउट कर देंगे। और इसी तरह अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है या आपकी स्किन ऑयली है, तो आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चलना है ना। अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको एक कोरियन स्किन दे सकती एवरेज कितना ड्यूरेशन होना चाहिए एक स्किन केयर को फॉलो करने के लिए जो आपको बेटर रिजल्ट्स दे है। सके? इट डिपेंड्स। अब आप ये नहीं कर सकते, देखिए जैसे डाइट है ना, खुराक है, वो आप सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ते हैं। इसी तरह स्किन को भी ज़रूरत है कुछ चीज़ों की, जैसे मॉइस्चराइज़र है, सनब्लॉक है, या बेसिक क्लिनजिंग है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन की डाइट है, वो तो आपने साथ लेकर चलनी है ना, उसको आप कहीं पर भी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप 18 ईयर्स या उससे कम के हैं तो आपकी स्किन केयर थोड़ी कम होगी, लेकिन आफ्टर 18 ईयर्स मैं तो मतलब लाइक अपने पेशेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि व्हेन यू आर 23 और 24 आप अपनी एंटी एजिंग स्टार्ट कर दें। क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में जहाँ ओजोन डिप्लीट हो चुकी है, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, आपको एजिंग साइंस बहुत जल्दी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो स्किन केयर तो आपकी एक डाइट समझ लें, आपकी स्किन की डाइट है ना, तो उसके लिए कोई ये ड्यूरेशन नहीं है कि आपने 1 हफ्ता की या 1 महीना की या 3 महीने की और फिर बंद कर दी। बिल्कुल जैसे आपके लिए 3 वक्त का खाना होता है उसी तरह आपके लिए स्किन केयर भी एक होनी वो चाहिए। ओवर टाइम चेंज ज़रूर हो जाती है, पर वो बंद नहीं होती कभी। बंद नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन अपना मेंटेन रखें तो 60s तक भी हमारे फेस पे रिंकल्स ना आए? अच्छा देखिए, बेसिकली ना रिंकल्स तो आने हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज होती है, आपके बॉडी के हर सेल की एज होती है, आपकी स्किन की एज होती है, लेकिन उनको मिनिमाइज किया जा सकता है बहुत ज़्यादा। लाइक अगर आप 60 के हैं तो ये तो पॉसिबल है कि आपकी स्किन 30 या 35 की लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 15 या 18 ईयर्स की बच्ची की लगे ना। तो उसके लिए ये ज़रूरी है अगेन कि आप एक बहुत अच्छी स्किन केयर लें। आपकी स्किन में एंटी एजिंग चीज़ें ऐड होनी चाहिए, जैसे रेटिनॉल इज़ अ वेरी गुड एंटी एजिंग। अच्छा रेटिनॉल के बारे में बड़ा सुना है मैंने, आजकल बहुत ट्रेंड में है। रेटिनॉल क्या चीज़ है और ये कितना बूढ़ा होने से बचाती है आपकी स्किन? रेटिनॉल्स जो होते हैं वो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे आपकी स्किन पे रिंकल्स मिनिमाइज होते हैं। अभी आपको क्रीम्स फॉर्म में भी मिल जाते हैं, सीरम फॉर्म में भी मिल जाते हैं। वो फिर आपका डॉक्टर जज करता है कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको सीरम यूज़ करना है या आपको क्रीम यूज़ करनी है। तो बेसिकली आप अगर एक अच्छी एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन को टाइमली स्टार्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप रिंकल्स को बहुत कम कर सकते हैं। और इसके अंदर स्किन केयर के अलावा आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। अगर इवन इफ़ यू वांट अ कोरियन स्किन आप या आपको एंटी एजिंग करनी है, तो दोनों में आपकी डाइट मैटर करती है, आपका स्लीप पैटर्न मैटर करता है, अच्छा। आपका स्ट्रेस लेवल भी मैटर करता है। ओके मतलब हर चीज़ काउंट करती है, ऐसा नहीं है कि आप बस एक स्किन केयर फॉलो कर रहे हैं तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। को देख अच्छा डॉक्टर साहिबा, जरताशा काशिफ, ताशु जो चाइल्ड स्टार है, माशाल्लाह आपकी बेटी इतनी प्यारी है, उसकी स्किन इतनी खूबसूरत है, बाल इतने खूबसूरत हेल्दी हैं, तो कोई आप हेल्दी रूटीन थी आपकी, क्या ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से आप लोगों को बताएं तो लोगों के भी ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे हों जैसे अच्छा, जरताशा? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हाँ। लेकिन देखें, एक तो ये चीज़ जेनेटिक्स में अगेन वही बात आती है कि आपकी जीन्स में ये चीज़ आ रही होती है। दूसरा ये होता है कि डेफिनेटली अगर मदर हेल्दी डाइट लेगी तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट उसका बेबी पे आता है। जैसे हम लोग मदर्स को कहते हैं, हमारे पास बहुत सारी दफ़ा जब हम लोग प्रैक्टिस में होते हैं तो बच्चे मदर्स आती हैं, पूछती हैं कि अच्छा डॉक्टर साहिबा अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे बताएं मैं ऐसा क्या खाऊं मेरा बच्चा बहुत गोरा पैदा हो या उसकी आइस कलर्ड हो या उसके बाल कलर्ड हो।
तो ये चीज़ तो जीन्स में होती है। अच्छा। इसको आप डिटरमिन नहीं कर सकते। देयर इज़ नथिंग जो आपकी आई कलर को चेंज कर देगा या आपके बालों के कलर को अच्छा, ऐसा चेंज नहीं कर होता। ऐसा नहीं होता ठीक है। बिल्कुल। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप कोकोनट ऑयल या खोपरे का पानी पिएंगे तो आपके बाल भी बहुत अच्छे ये होंगे। बेसिकली होता है कि अगर आप जैसे विटामिन सी है, हम्म, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन। हम्म, अब हर चीज़ मदर से बेबी को जा रही है। हाँ। अगर आप अच्छा विटामिन सी ले रहे हैं तो बेबी की स्किन हेल्दी होगी, बेबी की स्किन शाइनी होगी और डेफिनेटली कुछ हद तक उसको कॉम्प्लेक्शन। लेकिन अगर आप ये कहें कि मदर और फादर जो हैं वो बिल्कुल ही जैसे सांवले कॉम्प्लेक्शन में आते हैं और बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा आपका चिट्टा गोरा और अंग्रेजों वाला ऐसा होगा, नहीं तो होता। ऐसा नहीं होता। अच्छा, रेयर केसेस में होता है। होता है। जीन म्यूटेशंस ऐसा होता है, आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स बिल्कुल प्यारे नहीं होते पर उनके बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं। अच्छा। तो वो सब जीन्स डिटरमिन कर रही होती हैं, जेनेटिक्स में होती हैं ये चीज़ें। अलबत्ता बाद में जो स्किन केयर आप बच्चे को देते हैं वो भी मैटर करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा पैदा हुआ था बहुत गोरा चिट्टा था, विद पैसेज ऑफ टाइम उसका कलर खराब होने लगा। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें क्या होता है, मैंने मदर्स को देखा है कि वो, सॉरी टू से, लेकिन ऐसे ही मदर्स को मैं ये कहूँगी कि समटाइम वो पढ़ी लिखी जाहिलों वाले काम करती हैं। बच्चे का कॉम्प्लेक्शन ज़रा ख़राब हुआ, वो उसको क्रीम्स लगाने शुरू कर देंगे। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, डॉक्टर साहिबा मेरा बच्चा 3 साल का है, उसका रंग काला है, लोग उसको कहते हैं ये तो काला है, तो मुझे बताया मैं कौन सी क्रीम लगाऊं उसको। अल्लाह अकबर। तो फॉर गॉड सेक, ही इज़ जस्ट अ किड। बच्चों के अंदर बहुत सारी स्टेजेस के साथ उसका कॉम्प्लेक्शन चेंज होता है। प्लस ये कि आप अपने बच्चे की स्किन को अगर बचपन से, उसके पैदा होने के बाद से प्रॉपरली मॉइस्चराइज कर रहे हैं और जब बच्चा 6 माह का हो जाता है उसके बाद से आप उसको सन ब्लॉक लगाना शुरू कर देते हैं, तो उसका जो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है वो मेंटेन रहेगा। रहेगा। अब जैसे मैं, मदर्स क्या करती हैं, एक्सपेरिमेंट करती हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, ये सोप यूज़ कर लिया, वो सोप यूज़ कर लिया, ये बॉडी। मैं बच्चों को सिंपली, आज तक मैंने अपने बच्चों की अगर बात करूं, जैसे आपने ताशु का कहा, मैंने हमेशा जस्ट डव वाइट सोप, अच्छा, वेजलीन एज अ मॉइस्चराइजर, पेट्रोलियम जेली जो होती है, फेस पे। फेस पर हाथों भी, पे। बॉडी पर भी। मैं जैसे उनको शावर देती थी तो मैं उनकी डैम्प बॉडी के ऊपर वो अप्लाई कर देती थी। अगर आप बच्चों की डैम्प बॉडी के ऊपर पेट्रोलियम जेली अप्लाई करें, आपके बच्चों की स्किन इतनी अच्छी शाइनी हो जाती है ना कि आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। और मेरी ये शुरू से आदत है, मैं अपने बच्चों को लगाती हूँ। लगाते हैं, बेहतरीन। जहाँ तक बात बालों की आ जाती है बच्चों के, तो देखिए उसमें अगेन आप अपने बच्चों को डाइट क्या दे रहे हैं। यूजुअली बच्चों के बाल तब अच्छे नहीं होते जब वो विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं और ये हमें नहीं पता होता। नहीं बताता। विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर होगी तो बालों की ना ग्रोथ अच्छी होगी और बहुत अर्ली एज में फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट गिविंग विटामिन डी टू योर किड। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आजकल ना वाइटनिंग ड्रिप्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ है। देख रहे हैं हम एक्ट्रेस से बहुत मतलब खुलेआम दिखा रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं उस चीज़ को। तो क्या ये चीज़ एक्चुअली में भी इफेक्टिव है? अच्छा, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में ये बहुत ट्रेंड है गोरा होना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो अल्लाह ताला ने बनाया है, अगर आप उसको मेंटेन करें तो उससे खूबसूरत कुछ भी नहीं है। लेकिन स्टिल अगर किसी को बहुत ही क्रेज़ है और वो इस तरफ जाते हैं, तो हमेशा याद रखें ग्लूटाथायोन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी में इफ़ेक्टिव नहीं होती। प्लस ग्लूटाथायोन इज़ नॉट परमानेंट। थर्ड थिंग कि उसने आपको बिल्कुल नहीं बदल देना। हाँ, अगर ग्लूटाथायोन के आप इंजेक्शंस लगवा रहे हैं तो वो 1 to 2 टोन आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव कर सकती है, पर ऐसा नहीं है कि आपका कॉम्प्लेक्शन 3-4 टोन्स तक बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल चेंज। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ओरली कुछ लोग ग्लूटाथायोन पे पैसे ज़ाया करते जाते ओरली स्टमक से ग्लूटाथायोन की एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है। तो वो आप इतने लंबे अरसे तक 8-10 महीने तक लेते हैं और फिर वो 2-3 महीने इफेक्ट रहता है, आप उसे बंद कर देते हैं तो वो वापस चला जाता है। तो इफेक्टिव तो है कुछ हद तक आपके कॉम्प्लेक्शन। हाँ, अगर देखें आपका कॉम्प्लेक्शन अच्छा था, वो किसी वजह से टैन हो गया, आप ग्लूटाथायोन लेके उसको वापस से मेंटेन कर लें, उसके लिए आप उसको यूज़ करें, लेकिन आप अपने कॉम्प्लेक्शन को चेंज करने के लिए उसको यूज़ ना करें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि ग्लूटाथायोन वाइटनिंग ड्रिप्स लगाते हैं लेकिन उसके ऊपर ना उनका उतना इफेक्ट नहीं शो होता, उल्टा उनकी स्किन टैन हो जाती है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? अच्छा, टैन तब होती है यूजुअली कि आपको जब ग्लूटाथायोन ले रहे होते हैं ना, तो आपको बड़ी साथ एहतियातें भी करनी पड़ती क्या हैं। क्या है क्या? आपको साथ स्किन केयर भी प्रॉपर दी जाती है। आपको उसमें नाइट क्रीम, ऐसा नहीं कि आप ड्रिप लगा के आ गए तो दैट्स इनफ। आपको नाइट क्रीम भी लगानी है, आपको प्रॉपर सनस्क्रीन भी लगाना है, आपको हीट और
सनलाइट को भी अवॉइड करना है कुछ हद तक। तो एक ये होता है। प्लस अगेन मैंने आपको बोला, फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान है जिसका नेचुरली कॉम्प्लेक्शन जो है वो डल है, अब वो ग्लूटाथायोन उसको एक टोन तक थोड़ा इम्प्रूव तो कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो टोटली चेंज हो जाए ना। तो अगर कोई ये कहता है कि मैंने इतनी महंगी ग्लूटाथायोन ड्रिप्स लगवाई थी और मेरा कॉम्प्लेक्शन चेंज नहीं हुआ या मैं वाइट नहीं हुआ, तो उसमें आपकी अपनी मिस्टेक है। प्लस ये कि मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को भी थोड़ा सिंसियरली गाइड करना चाहिए पेशेंट को कि ग्लूटाथायोन आपको नहीं चेंज करेगा या आपको इंग्रेस नहीं बना देगा, ये सिर्फ आपके कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देगा। बिल्कुल ऐसा है, और डॉक्टर्स भी ना इस चीज़ को जिम्मेदारी नहीं समझते, जान छुड़ाते हैं कि बस मेरे पास एक प्रॉपर रेवेन्यू आ जाए। पर हम अच्छा ठीक है, अगर आपको रेवेन्यू चाहिए भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अगर ग्लूटाथायोन दे रहे हो तो साथ में गाइड भी करो कि ये स्किन केयर रूटीन है जो कि नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। अच्छा देखिए, हमारे मुल्क में ना ये मसला है, हाँ, डॉक्टर सुनते नहीं है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पेशेंट का आधा ट्रीटमेंट जो है ना वो पेशेंट की सेटिस्फेक्शन होती। अगर तो आपका पेशेंट आपके पास से सेटिस्फाई उठ के गया ना तो वो ठीक हो जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, वो बाहर निकलेगा, आपकी प्रिस्क्रिप्शन फेंक देगा, वो मेडिकेशन यूज़ नहीं करेगा। ये बहुत ज़्यादा एक अलमिया है हमारे मुल्क का कि हमारे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनके पास टाइम ही नहीं है पेशेंट को सुनने के लिए। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मेरा तरीका ये है, मैं दिन में 4-5 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स नहीं देती हूँ। मेरा पेशेंट आधा घंटा भी अगर मेरे पास बैठा है तो वो तब तक नहीं उठता जब तक वो ये नहीं कहता कि डॉक्टर साहिबा बस अब मैंने आपसे कुछ नहीं पूछना। और अगर वो सेटिस्फाई होके जाएगा या जाएगी तो डेफिनेटली वो मेडिकेशन भी यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह उनको फ़र्क भी पड़ेगा। और रेवेन्यू की जहाँ तक बात है, देखिए एक ऐसा प्रोफेशन है मेडिकल फील्ड जो है जिसमें आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। और अल्लाह ताला की तरफ से देखिए शिफा इंसान ने नहीं देनी, वो अल्लाह ने देनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ज़रिया बनाया है। तो हमसे सवाल भी ज़्यादा होगा क़यामत के दिन। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को एक बार ये सोचना चाहिए कि पैसे के अलावा भी एक चीज़ होती है जो इंसानियत है या जो आपके दीन से जुड़ी हुई है कि आपको अल्लाह ताला को इन चीज़ों का जवाब देना है। बिल्कुल सीख कह रही। अच्छा आजकल ये भी डॉक्टर साहिबा रोज़ाना आया हुआ है देसी टोटकों की तरफ, कहा ही जाता है उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन आपने कोई ऐसा केस देखा है जिसने देसी टोटका आजमाया और उनकी स्किन का बेड़ा गर्क हो गया? सो मैनी केसेस, बहुत। मेरे पास बहुत सारे। मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो अभी मुझे याद आई आपकी बात से। उनको एक्नी थी थोड़ी बहुत, उन्होंने कोई इंस्टाग्राम रील देखी, उन्होंने वो होम रेमेडीज यूज़ कर ली। आफ्टर फ्यू डेज़ उनका पूरा फेस एक्नी से भर गया और इतनी स्वेर एक्नी कि वो कुछ टच भी करता था तो ब्लीड करना शुरू हो जाती थी। और फिर मुझे 9 मंथ्स लगे उनकी सिर्फ एक्नी को ट्रीट करने में। देखिए होम रेमेडीज़ में ये नहीं कह रही अच्छी नहीं होती, हमारी नानियाँ, दादियाँ, हमारी परदादियाँ वगैरह करती थी और बताती भी थी, लेकिन हर होम रेमेडी हर किसी के लिए नहीं होती है। अच्छा। होम रेमेडीज़ भी अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप होती हैं। अब एक बहुत कॉमन सी होम रेमेडी एलोवेरा लोग यूज़ करते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने घर में प्लांट लगाया होता है, उससे डायरेक्ट एलोवेरा निकालते हैं, उसे फेस पे लगा लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आप डायरेक्टली एलोवेरा को नहीं लगा सकते। अच्छा, डायरेक्टली नहीं लगा सकते, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको रिएक्ट कर सकती हैं। हम लोग जो मार्केट से एलोवेरा परचेज करते हैं, इट्स 99.9%, इट्स नेवर 100%, क्योंकि उसके अंदर से कुछ चीज़ों को हमें माइनस करना पड़ता है। तो आप जो यूज़ कर रहे हैं वो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करें। प्लस ये कि होम रेमेडी करने से पहले भी अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर दे, दैट वुड बी, क्योंकि मैं तो बता देती हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप ये होम रेमेडी यूज़ कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं। तो आई थिंक कि एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो ये टोटल पर्सनैलिटी आपकी फेस ही होती है। बिल्कुल, जो पहली चीज़ देखी जाती है वो आपका फेस ही होता है। अच्छा, देसी टोटकों की बात हो रही है, बचपन से एक चीज़ देखते आ रही हूँ और अभी तक मुल्तानी मिट्टी का बहुत कॉन्सेप्ट है, ये लगाना अच्छी प्रैक्टिस है? अच्छा, बहुत सारे लोग लगाते हैं और मिट्टी में नेचुरली भी अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ तो रखी है हीलिंग। आपने देखा है कि पुराने दौर में लोग मिट्टी ज़ख्मों पर भी लगा लेते थे। लेकिन अगर हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई मैजिकल चीज़ें हैं जो लोग सोचते हैं कि मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे उससे रंग भी गोरा हो जाएगा, पोर्स भी ख़त्म हो जाएंगे, निशान भी चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब उसका कोई साइड इफेक्ट? हाँ, पर फिर अगेन डिपेंड करते हैं ना कि वो एक्चुअल में मुल्तानी मिट्टी है भी। अब ये भी तो देखें ना कि आपको क्या मिल रहा है, हमें नहीं पता। बाजार में क्या हम लोग क्या ले रहे हैं हमें पता ही नहीं होता। इवन बहुत सारी फार्मेसी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, और इतना अनफॉर्चुनेट है कि हमारी फार्मेसीज के ऊपर स्टेरॉइड क्रीमें बिक्री होती हैं। यस, वहाँ तो मेडिकेटेड चीज़ें होनी चाहिए, हम किस पर ट्रस्ट करें? नोबडी नोज।
और स्टेरॉइड का यूज़ इस कदर हो चुका है ना, आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये आपको कैंसर की तरफ धकेल रहा है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है स्टेरॉइड। तो थोड़ा सा सोच समझ कर अपनी स्किन पर एक्सपेरिमेंट करें, लाइक इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंट लैब, यस इट्स योर स्किन, यस इट्स पार्ट ऑफ योर बॉडी और आपकी बॉडी का मेजर पार्ट है ये। मेजर पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट आपका स्किन होता है, Skin तो उसका ख्याल रखना चाहिए। हमारे फेस पे ना बेबी हेयर्स होते हैं, लोग उसको लेज़र से हटा देते हैं, जबकि डॉक्टर्स कहते हैं ये तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं आपकी स्किन के लिए। तो इसको थोड़ा समझाएंगे, मिथ है, रियलिटी है, क्या है? अच्छा देखिए, बेबी हेयर ना हटाना भी ओके है, और अगर आप हटा लेते हैं तो भी कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। अगेन वही बात आती है, अगर अपनी स्किन को देखें, लेज़र जो लोग करवा रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि लेज़र के साथ भी फिर प्रॉपर स्किन केयर आती है कि आपने कैसे उसको लेकर चलना है। तो अगर आपने उनको लेज़र करवा दिया है तो फिर अपनी स्किन प्रोटेक्शन के लिए आपको प्रॉपरली सनस्क्रीन यूज़ करने हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करने हैं, वो चीज़ें यूज़ करनी है। तो इट डजेंट मैटर कि आप लेज़र नहीं करवा सकते क्योंकि आपको बेबी हेयर को ख़त्म नहीं करवाना। बहुत सारे लोग टोटली, आपको पता है, फेस का, पूरे फेस का लेज़र करवा लेते हैं, जी जी। तो वो करवाया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो बाल होते हैं इनके क्या फ़ायदे होते हैं? लाइक कहीं मैं सुन रही थी, कोई डॉक्टर थे इस पे वीडियो, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस बेबी हेयर के क्या फ़वाइद हैं, जाके बेस होते हैं? बेसिकली जो बेबी हेयर हमारी स्किन के ऊपर होते हैं उनका यही फ़ायदा होता है कि कोई किसी तरह से भी हमारे, एक लेयर है ना, एक्सेसिव लेयर है आपकी स्किन के ऊपर, तो आपकी स्किन के अंदर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह जाने से पहले जो है वो इन लेयर्स से गुजर कर जाता है। तो अगर हम ये कहें कि ये बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के लिए, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं, कुछ लोग नोज़ से अपने हेयर रिमूव करते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं कि आपके नोज़ में जो हेयर होते हैं वो बेसिकली बहुत सारे इन्फेक्शंस को बाहर ही ट्रैप कर रहे होते हैं। हाँ जी। लेकिन स्किन के अंदर, क्योंकि हमारी जो आउटर लेयर ऑफ स्किन है उसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, वो आपकी स्किन में इन्फेक्शन को अंदर जाने से पहले बाहर ही उसको हैंडल करने की Shield कोशिश हाँ, करते हैं। ठीक तो है। अगर आप वो बेबी हेयर को रिमूव भी कर देते हैं तो इट्स नॉट लाइक कि यू विल गेट एनी एक्स्ट्रा इन्फेक्शन, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कोई होगा, ख़ास फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, खास ठीक है। फर्क नहीं। अच्छा कहा ये जाता है, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट भी, और आमतौर पे ये कहा जाता है कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना चाहिए, लेकिन जिनकी स्किन ऑयली होती है वो कहते हैं कि हमने मॉइस्चराइज़र लगाना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारी स्किन मॉइस्चराइज्ड है। तो इस पे आपकी क्या टेक है? मॉइस्चराइजर इज मस्ट, आपकी जो मर्जी स्किन टाइप हो। अच्छा। देखिए, हमारी स्किन से कॉन्टिन्यूस वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, और वो हर स्किन से हो रहा है। वो पानी ने ये नहीं देखना कि ऑयली स्किन है, हमारी सबकी स्किन से वो वेपोरेशन होनी है। उसमें वो ऑयली, उसको नहीं पता कि मैं ऑयली स्किन से निकल रहा हूँ, मैं ड्राई से निकल रहा हूँ। हर स्किन टाइप का अलग मॉइस्चराइज़र होता है, आपको वो राइट टाइप पता होनी चाहिए। मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, चाहे आपकी ऑयली, अगर आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होना तो मॉइस्चराइज़र और सनब्लॉक दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन केयर रूटीन में फ़र्ज़ होती हैं। मैं अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आप इसको ऐसे फ़र्ज़ कर लें जैसे नमाज आप पर फ़र्ज़ है। हाँ। तो ये दोनों चीज़ें आप किसी सूरत नहीं छोड़ सकते हैं। डोंट थिंक कि मेरी स्किन ऑयली है तो अब मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे अल्लाह ताला ने नेचुरली जो है वो मॉइस्चराइज़र दी। हाँ। तो आपने बाहर से एक स्किन को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मॉइस्चराइज़र देनी है लास्ट। अंदर से तो है लेकिन बाहर भी तो ख्याल रखना है ना, लास्ट आउटर लेयर भी तो एक चीज़ होती है। डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, सनस्क्रीन डॉक्टर साहिबा सब कहते हैं कि गर्मियों में ख़ास तौर पे लगाना चाहिए, गर्मियों में आपकी जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो पड़ रही होती है, लेकिन जब आपको स्वेटिंग होती है तो आपका सनब्लॉक तो उतर जाता है। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि एक उकताहट भी हो रही है तो चलो कोई बात नहीं, सनस्क्रीन रहने दो क्योंकि उतर तो वैसे ही जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा, वो सनस्क्रीन बेसिकली जब आप लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, दैट क्रीम इज़ नॉट सनस्क्रीन। उसके अंदर जो डला हुआ है, फॉर एग्जांपल एक सनस्क्रीन के बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स में जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होते हैं। वो आपकी स्किन के में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ऊपर की क्रीम हट भी जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने सनस्क्रीन अप्लाई करना है चाहे जितनी मर्जी आपको स्वेटिंग होती है। अच्छा। बस ये ध्यान में रखना होता है कि आप फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं या केमिकल सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप केमिकल सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपने बाहर जाना है आपको 15 to 20 मिनट्स वेट करना है और फिर आप बाहर जा सकते हैं। और अगर आप फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो आप सनस्क्रीन लगाकर फ़ौरन बाहर जा सकते हैं। अच्छा, फिजिकल और इसमें क्या फ़र्क है? जो सनस्क्रीन के ऊपर, फिजिकल सनस्क्रीन्स आर बेटर देन केमिकल सनस्क्रीन्स। इनका मोड ऑफ एक्शन, ये कैसे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आप जब भी सनस्क्रीन परचेज करें उसके अंदर अगर जिंक ऑक्साइड
टाइटेनियम डाइऑक्साइड दोनों या इनमें से कोई एक हो तो वो फिजिकल सनस्क्रीन हो। ओके, अमेजिंग डॉक्टर साहिबा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा डिस्कवर पाकिस्तान।